नमस्कार। इंडियन अचीवर्स के मेरे सभी दोस्तों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मैं और विजय गौड़ जी की ओर से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, हमने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम किया था जो इमिग्रेशन के ऊपर बेस्ड था और उसका पूरा फोकस अमेरिका के ऊपर था। तो हमारे पास काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए कि भई व्हाई यू फोकस्ड ओनली ऑन अमेरिका। तो फिर हमने सोचा कि 3-4 देश ऐसे हैं जहाँ पर भारतीयों का काफ़ी अट्रैक्शन रहता है जाने के लिए और उनमें अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः ये बेस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज़ हैं। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी काफ़ी फ़ोकस करें, क्योंकि वहाँ पर भी एक मिनी इंडिया भी बन चुका है और काफ़ी इंडियंस वहाँ पर पढ़ने के लिए, काम के लिए और रहने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए आज हमने एक अपना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थापित एक इमिग्रेशन लॉयर जो पिछले तकरीबन 25 साल से इस पेशे में हैं और काफ़ी जानी-मानी हस्ती हैं, संजय देशवाल जी, उनको आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, इसी इमिग्रेशन के ऊपर बातचीत करने के लिए, ताकि हमारे जो इंडिया से जाना चाहते हैं, उनको उससे कुछ फ़ायदा मिले और उनका इमिग्रेशन आसानी से हो पाए। संजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम इंडियन अचीवर्स में और विजय जी, जो कि मिनेसोटा में हैं, आज हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इमिग्रेशन को लेकर। तो संजय जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार राजीव जी एंड विजय जी। थैंक यू फॉर द इंडियन तो अचीवर्स चैनल। जी, तो संजय जी, भारत से बहुत सारे छात्र स्टूडेंट्स जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। बहुत तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, किसी को वहाँ फेक कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी को दिखते हैं जो हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। कृपया हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि क्या करें वो ऐसा जो वो उनका जीवन थोड़ा सरल हो जाए वहाँ पहुँचने के बाद, और कौन-कौन सी वो समस्याएँ हैं जो हो सकती हैं उनके साथ जाके? देखिए विजय जी, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एक काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और इंडिया इस टाइम नंबर 2 कंट्री है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना से आते हैं। उसके बाद इंडिया इज़ द सेकंड लीडिंग कंट्री फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत ही एक मजबूत सिस्टम है, एक बड़ा सेट सिस्टम है यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट जाए वो पहले अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखे, और हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं यहाँ पे और रजिस्टर्ड एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं। वो पहले उस कंपनी की वेबसाइट देखें, उस कंपनी का बाकायदा जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स होती है, जो यहाँ की इमिग्रेशन बॉडी है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, उनकी वेबसाइट से उनकी क्रेडेंशियल चेक करें और तब वो किसी तरीके से संबंध स्थापित करें, तो स्टूडेंट्स को एक बड़ी फेयर और कॉम्पिटेंट और सही एडवाइस मिलेगी। संजय जी, ये बताइए कि किस किस तरह के लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं? जैसे एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई या फैमिली माइग्रेशन भी हो गया। उसके बारे में थोड़ा-सा ये बताइए कि वो किस-किस तरह के हैं और ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट वगैरह के लिए क्या कुछ खास हिदायतें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? जी, जी, जी। आपके एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जी। जिसे हम एक-एक करके टैकल करते हैं। जी, जी, जी। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो एजुकेशन आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले साल 99,000 के करीब स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ आए हैं। तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th के बाद डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में आते हैं, या उसके बाद 12th के बाद वो लोग बैचलर डिग्री, या जिन लोगों ने डिग्री कर ली है वो लोग अपना मास्टर डिग्री के लिए आते हैं। तो मुख्यतः ये 3 ही स्ट्रीम्स हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। थोड़ी बहुत संख्या में पीएचडी करने भी आते हैं और मास्टर्स इन रिसर्च करने आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो वीज़ाज मिले हैं पिछले साल, मैं आपको बता दूं कि वो सबसे ज़्यादा बैचलर डिग्री के लिए और मास्टर्स डिग्री के लिए मिले। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल माइग्रेशन की। जैसे आपने कहा कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं, यहाँ पे हम उसे पीआर वीजा कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट वीजा। जो इंडिया में स्किल्ड लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, इन सब के लिए एक प्रणाली है जिसके थ्रू
सब लोग जो है स्किल वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 2 मेन स्ट्रीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया में आने वाली, एक माइग्रेशन और एक एजुकेशन, और हमारी कंपनी हम दोनों को उन चीजों को में बारे में लोगों को एडवाइस देते हैं। और जैसे आपने बताया राजीव जी, मैं यहाँ पे खुद 1994 में पढ़ने आया था। मैंने खुद यहाँ के MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस किया, और उसी साल से मैं 94 से एक इमिग्रेशन कंपनी में काम करने लगा था। 96 में ये हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलियन वीजा माइग्रेशन कंसल्टेंसी, जिससे हम आज लोगों को हिदायत देते हैं और राय देते हैं और लोगों की मदद करते हैं, बोथ स्किल्ड माइग्रेशन और एजुकेशन वीजास के लिए। तो संजय जी, सिर्फ एक बात बताइए कि ये माइग्रेशन के लिए जो आप इमिग्रेशन की सारी कंसल्टेंसी देते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें बताइए कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं इंडिया से, उनको उसका खास तौर पर ध्यान रखें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव कंट्री। तो जिस बच्चे को मैं सबसे पहले हिदायत यही देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और कोई आपको कह रहा है कि साहब बड़े आराम से आपको वीजा मिल जाएगा और आपके पास बिना इंग्लिश के या बिना क्वालिफिकेशन के वीजा मिल जाएगा, तो प्लीज इन चक्करों में ना पड़ें। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री। जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके एजुकेशन मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप लोग फंड्स नहीं दिखाएंगे पढ़ने के लिए, हर एक छात्र को एक फंड्स दिखाने पड़ते हैं, जब तक आप प्लीज कोशिश ना करें और किसी के तरह की गलत बातों में ना पड़ें। तो देसवाल साहब, ये जो रोजगार आधारित वीजा है आपके यहाँ पे, जिसको आप स्किल वीजा या इस तरह का जो वीजा है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अब मैं देख रहा था वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। 189, 190, कहीं पे वो एक्सप्रेस वीजा है कहीं, तो उस सारे सिनेरियो को आम आदमी कैसे समझे? वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। बिल्कुल, इसी के लिए मैं आपको सबको हिदायत सबसे पहले मेरी यही थी कि जब आप कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचें, तो आप प्लीज, जो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है www.homeaffairs.gov.au, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पर आप जाएं और वहां से आप करें। और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आप ये मानिए कि हम लोग करीबन 8-8,500 रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो एक सही राय आपको देंगे। जब कोई भी छात्र या कोई भी इमिग्रेंट हमें संपर्क करेगा, तो ये हमारी ड्यूटी है उसे बताना कि क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इस वजह से जो आप बता रहे हैं कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि मैंने आपको पहली 2 स्ट्रीम बताई। एक तो ये है जो बच्चे पढ़ने आना चाहते हैं, उनको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजने पड़ेंगे, उनको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, फिर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज उन्हें यहाँ से लेटर ऑफ ऑफर देगा, उसके बाद सिर्फ वीजा अप्लाई होगा। नंबर 2 है स्किल्ड माइग्रेशन। वो वर्क वाला नहीं है विजय जी, मैं बता दूं आपको। स्किल्ड माइग्रेशन है कि फॉर एग्जांपल एक IT इंजीनियर हैं, उन्होंने MCA कर रखा है और उनके पास तकरीबन 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया से। वो फिर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट वीजा के लिए, PR, और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, 189, 190, ये सब कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन, और 491 रीजनल नॉमिनेशन। इन सब के लिए एडवाइस देने के लिए हम लोग हैं। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है वर्क वीजा, जिसे हम कहते हैं, जिसे अमेरिका में H1 वगैरह कहते हैं। वर्क वीजा होता है 482 वीजा, एम्प्लॉय नॉमिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक क्वालिफाइड IT इंजीनियर या क्वालिफाइड शेफ हैं, सबसे ज्यादा मैंने इसमें देखा है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं और अच्छी पोस्ट पे होते हैं, वो लोग आ पाते हैं इसमें। दैट इज नोन एज द 482 वर्क वीजा। उसके लिए आप किसी भी एजेंट से प्लीज ये ना सोचें कि एजेंट आपके लिए कुछ कर देगा। यू हैव टू फाइंड अ कंपनी। आपको एक ऑस्ट्रेलिया की एस्टेब्लिश्ड कंपनी चाहिए, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस चाहिए, जो आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो आपको जॉब देने को तैयार है। एंड अगेन इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये 3 अभी तक बात करी। चौथी, जैसे राजीव जी ने पूछा था, चौथी स्ट्रीम है फैमिली। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है और आप यहाँ पे PR या सिटीजन है और आप शादी कर रहे हैं किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन PR से, उसे हम स्पाउस वीजा कहते हैं। कोई यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन है, वो अपने पेरेंट्स को लाना चाह रहे हैं, उन्हें हम पेरेंट वीजा कहते हैं। इस तरीके के, या अपना विजिटर वीजा पे आप मिलने आ सकते हैं अपने किसी रिश्तेदार या उससे। तो इस टाइप के वीजा ज्यादातर यहाँ पे उपलब्ध हैं। संजय जी, आपने कहा, इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है जी, कि आपने कहा एजेंट्स से कांटेक्ट करें। अब एजेंट्स का चुनाव कैसे किया जाए? क्या इस तरह की सुविधा भारत में भी है? आप लोग तो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और एक आदमी जो इंडिया में किसी छोटे से कस्बे या गांव में बैठा है और ये इच्छा रखता है जी, कि मुझे जाना है, तो वो क्या करे? डे 1 से कहाँ से शुरू करे वो आदमी? वो हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए साहब, आज आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड,
आप लोग वेबसाइट जाके देख सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो बाकायदा क्लियर कट करती है कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, उसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वी आर नोन एज रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स, तो वी आर बाय लॉ वी कैन नॉट गिव रॉन्ग एडवाइस टू एनीवन। अगर हम लोग किसी को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड कंट्री है, अगर आप सपोज एक 10वीं या 12वीं पास बच्चा हमें एक रेज्यूमे भेजे और मैं एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट उसे कहूँ ठीक है साहब, आप मेरी फीस अकाउंट में पैसे डालिए और मैं आपका वीजा डाल दूंगा, वो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और कल उस स्टूडेंट को या उस एस्पिरेंट को पता लगता है कि मैं तो 12वीं के बाद तो एलिजिबल था ही नहीं, ये तो मिस्टर संजय ने मेरे लिए गलत किया। ही कैन इमीडिएटली मेक एन कंप्लेन टू आवर रजिस्ट्रेशन, जो ऑफिस होता है हमारे यहाँ ओमारा, ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एंड कैन यू बिलीव इट दैट आई कैन लूज माय लाइसेंस इफ आई गिव रॉन्ग एडवाइस टू एनीवन। सो वी आर दैट स्ट्रिक्ट और दैट मच मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो प्लीज, तो संजय जी, उसके बावजूद इतने ज्यादा बच्चे हर तरीके की कोशिश करते हैं, हर तरीके का जुगाड़ करते हैं, वो फर्जी चीजें भी बनवाते हैं, और आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जाने का क्रेज ऐसा है कि बच्चे हर चीज को ताक पे लगा देते हैं। बच्चे क्या, और भी लोग लगा देते हैं, जिसने शेफ की जॉब करनी है या दूसरी जॉब करनी है या ऑस्ट्रेलिया में जाना है, ये आप भी मानते हो। तो उसके लिए क्या वहां की गवर्नमेंट भी कुछ स्ट्रिक्ट लॉज और ला रही है, या कुछ और ऐसे कानून ला रही है जिसके तहत इन सबको कंट्रोल किया जा सके? राजीव जी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हम लोगों को रेगुलेट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप ये बताइए, वो इंडिया बैठी हुई, चाइना बैठे हुए एजेंटों को, जिन लोगों को जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोग कोई भी गलत तरीके एक अफवाह डालते हैं या गलत तरीके का पोस्टर डालते हैं कि हम साहब आपको वहां भेज देंगे और आप इतना पैसा जमा कीजिए और आपको इतने दिन में भेज देंगे, उन लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हाथ कहां तक पहुंच सकते हैं? आप बताइए। ये तो लोगों को खुद सजग होना है, खुद समझदार होना है कि समथिंग, देखिए स्कैम के बारे में यही बात होती है, इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज नॉट ट्रू। मैं आपको बार बार आपके सुनने वालों को और आपके टीवी चैनल को मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब ऑस्ट्रेलिया इज वेरी कॉम्पिटिटिव, नॉट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन गेट दिस थिंग। तो प्लीज पहले तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखें कि क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आप ये रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स की वेबसाइट जाएं, जो ऑफिस ओ हमारा है वेबसाइट, उसके अंदर से देखें कौन कौन से एजेंट हैं, फिर आप खुद जाके चेक करें, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डिजिटली भी उपलब्ध है। अगर आप गलत तरीके से जाना चाहेंगे तो ही तो आपको गलत लोग मिलेंगे ना। अगर आप सही तरीके का कारण फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को इतनी गलत भटकाव में की दिशा में नहीं जाएंगे। तो देशपाल साहब, अब मान लो एक स्टूडेंट वहां पहुंच गया इस सारे प्रोसेस से गुजर के, जी, क्या स्थितियां हैं वहां? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के स्वर क्या हालत है? क्या भारतीय स्टूडेंट्स को एट पार ट्रीट किया जाता है समाज में? क्या भारतीय लोगों को एट पार ट्रीट किया जाता है समाज में? तीसरी और अंतिम बात, पिछले दिनों बड़ा न्यूज में चर्चा है, खालिस्तानी मूवमेंट का स्वर उठने लगा है ऑस्ट्रेलिया से। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उनको भी ये शंका होने लगी है कि क्या हम भेजें या ना भेजें। तो क्या स्थिति है ग्राउंड पे वहां? बड़ा अच्छा पॉइंट विजय जी आपने पूछा। आज सवेरे, आपको मालूम है आजकल व्हाट्सएप पे कितना ज्ञान मिलता है, तो बड़ा अच्छा एक मैसेज था कि सारी दुनिया में 200-300 न्यूज बनती है रोज की, या 2-3 हजार बनती होंगी, चलिए, उसमें कहीं किसी की उपलब्धि होती है, कहीं कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है, कहीं कुछ मतलब आदमी अचीव करता है, कहीं उसने लोगों का भला किया होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा टीवी मीडिया तो दिखाता है साहब आज वहां बस गिर गई, आज वहां एक आदमी को लूट लिया गया, आज इसके साथ गलत हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो नेगेटिव न्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, या वो ट्रेवल फास्टर होती हैं। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वेरी गुड कंट्रीज, आई मस्ट से, बहुत ही फेयर और बहुत ही ईमानदार कंट्री है। अगर कोई आपको ये कहता है कि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट आके 94 में, और आज जैसे विजय जी को मालूम है कि हम लोगों ने, ये राजीव जी को जैसे पता है कि लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस स्टेशन मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, और हम लोग दोनों प्राइम मिनिस्टर कंट्री के, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, डिक्लेयर करते हैं कि हम एक क्षेत्र को लिटिल इंडिया प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कहां से डिस्क्रिमिनेशन है? दिस इज लाइक अ कैलिबर विनिंग ओवर और क्वालिटी विनिंग ओवर द पीपल। एज लॉन्ग एज आप ऑस्ट्रेलिया में रह के, मैं हमें को एक ही राय देता हूं, ऑस्ट्रेलिया को आके एक अच्छा देश बनाए, इसे भारत ना बनाए, लेकिन अच्छी चीजें तो पिक करें। हम अपना कल्चर, अपना म्यूजिक, अपने साउंड, अपने फूड, उन चीजों को बरकरार रखें, लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलियन तो बने।
हम लोग गाड़ी गलत दिशा में ना चलाएं, हम लोग सड़क पे ना थूकें। खालिस्तान जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन देखिए पंजाबी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पे बहुत मेहनत करती है, काफी ज्यादा पढ़ने वाले छात्र भी हैं। 2-4-5% लोग अगर गलत होते हैं तो आप किसी समुदाय को या किसी प्रॉब्लम को गलत नहीं कह सकते। ये प्रॉब्लम तो कई जगह है सर, इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी फेयर कंट्री। तो ये तो मैं ये आपको संजय जी ये बताइए कि उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा आंकड़ों में बता पाएंगे कि कितने भारत से आने वाले लोग कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं और उसकी क्या रेमेडीज मिलती है उनको? बहुत कम, बहुत कम। पहले जैसे आपने एक पॉइंट रेज किया था फर्जी कॉलेज, मैं आपको जी। बता दूं कोई भी आज तक फर्जी कॉलेज का केस अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया सर। हमेशा आए दिन हम सुनते हैं कि यूएस में एक कॉलेज के 800 छात्र पकड़े गए, कनाडा में एक 400 कॉलेज छात्र पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया में एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। मैंने अभी तक कोई कॉलेज यहाँ पे नकली नहीं देखा कि स्टूडेंट्स को नकली यहाँ पे बुला लिया गया हो। इतनी स्ट्रिक्ट इनका सिस्टम है, ये आप निश्चिंत हो जाइए। अब कानूनी पचड़ों में पढ़ते हैं, देखिए 100 बच्चे अगर आएंगे पढ़ने तो आप ये मानिए कि 100 के 100 तो अच्छी जिंदगी, ये तो नहीं कि 100 के 100 अच्छे रहेंगे। 2-4 शरारती तत्व होंगे, 2-4 क्राइम भी होगा, तो इसमें तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन कम्युनिटी इज वेरी वेल रिगार्डेड, इंडियन डायस्पोरा इज वेरी वेल रिगार्डेड। मेरे 4 या 5% से कम हमारे स्टूडेंट्स क्राइम में या किसी चीज में पकड़े जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ पीस लविंग एंड मॉडल सिटीजन्स ओवर हियर, आई कैन अश्योर यू। तो देसवाल साहब, ये जो जैसे अब यूएस में है कि कोई स्टूडेंट मान लो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, जी तो उसको फिर एक ओपीटी 2 या 2.5 साल का पीरियड मिलता है जिसपे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकता है और जी बच्चे उसमें जॉब करते हैं। जी, तो इस तरह का कोई प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में है? पहली बात। अवश्य दूसरी अवश्य। बात, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने कहा फर्जी कॉलेज, मेरा ऐसा मैंने थोड़ा नोटिस में आया है बात ये कि बच्चे जो है वो मान लो एक एक कंप्यूटर ग्रेजुएट है इंडिया से और वो प्लम्बिंग का डिप्लोमा करना चाहता है। तो मेरी नजर में वो जो सिस्टम है, कहीं या तो वो सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी सिस्टम डिस्टॉर्टेड है कि वो उसको अलाउ कर रहा है, भाई प्लम्बर बन जा तू बीएससी करने के बाद भी। तो मैं उस बारे में आपका आपका विचार जानना चाहूंगा। जी, सॉरी, पहला पार्ट था आपका इस क्वेश्चन का, आप जानना चाहते थे कि सॉरी यू वर अबाउट द प्लम्बिंग, उससे पहले आपका पॉइंट क्या था? मेरा ये था कि जो एक बच्चे ने मान लो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ कर सॉरी, लिया, वर्क स्टडी वीजा, ठीक है तो ठीक, उसके बाद वो जॉब कर सकता है वहां पे, और कितना टाइम कर सकता है? जी जी। आज की डेट में बड़ा अच्छा हो गया है, जो भी स्टूडेंट पढ़ने आता है यहाँ पे, कोई ट्रेड कोर्स करे या डिग्री करे, उसके बाद उनको डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स 2 या 3 साल का वीजा मिलता है। बल्कि अभी इस साल से हुआ है कि कुछ डिग्रीज ऐसी सिलेक्टेड हो गई है जिन्हें करने के बाद आपको 5 साल का वीजा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को पूरा फुल टाइम वर्क करने की परमिशन मिलती है, और जो अच्छे मेधावी छात्र होते हैं उन्हें कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर कर लेती है और उनको पीआर मिल जाता है। थोड़े से कोर्स के नाम बताएंगे, ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स इन आईटी कोई आके करे, मास्टर्स इन नर्सिंग, एमबीए, ऐसे कोर्सेज करने के बाद 5-5 साल का वीजा लोगों को मिल रहा है। इस साल से ये सिस्टम यहाँ पे आया। तो इससे 5 पहले साल 2 के या बाद उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है या उनको फिर दोबारा किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? देखिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए सिस्टम है यहाँ पे, जो बच्चे अप्लाई करते हैं, और हर साल यहाँ पे स्किल्ड वीजा काफी लोगों को मिलते हैं। नॉट एवरीबडी गेट इट बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, पर हर साल तकरीबन 1,60,000 के करीब स्किल्ड माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया लेती है। तो देयर इज ऑप्शंस डेफिनेटली फॉर पीआर फॉर गुड स्टूडेंट्स। ओके ओके। और अब आते हैं दूसरी बात, अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। जी, जब तक जितनी वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ, अब एक आदमी के राइट्स होते हैं, एक स्टूडेंट के भी राइट्स हैं। हर एक बच्चा, ये जरूरी नहीं कि वो मास्टर पढ़ने आए और वो मास्टर पास कर पाए। ये प्रॉब्लम हमारे काफी ऑफ लेट अभी देखी जा रही है कि जो बच्चे आते हैं वो पहले महंगे कोर्स में आते हैं, यहाँ पे अच्छे कोर्स में आते हैं, फिर वो पाते हैं कि चलिए साहब मैं क्यों ना कुकरी का डिप्लोमा कर लूं, या मैं प्लम्बिंग का डिप्लोमा कर लूं, या पेंटर बन जाऊं। कुछ केसेस तो इसमें जेन्युइन है, जैसे कई हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा कि साहब मैं ऑटोमोबाइल में मेरा इंटरेस्ट है, तो दे वांट टू डू अ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल कोर्स एंड वी रिकमेंड, बट उसके लिए प्रक्रिया, उनको एक वीजा डालना पड़ेगा, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाएंगे। इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ किया है कि मास्टर्स जो करेंगे, जो अच्छी डिग्री करेंगे, उनको अब हम 5 साल देंगे। जो लोग ये डिप्लोमा वगैरह करेंगे उनको सिर्फ 2 साल या 3 साल की सिर्फ टाइम मिलेगा। संजय जी ये बताइए कि ज्यादातर कोर्सेज में टोटल खर्चा कितना आता है, और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, वहां पर मेडिकल सर्विसेज है, इन सबको मिलाकर कितना टोटल खर्चा आ जाता है? जी,
एक नॉर्मल डिप्लोमा कोर्स 2 साल का जो होता है तकरीबन 20 से लेके 30,000 तक के बीच में है जी, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कुकरी का कोर्स कर सकते हैं 19,000 के करीब, डिप्लोमा इन कम्युनिटी सर्विस 20,000 के करीब हो जाता है, 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सब कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जी, जो मात्र इस टाइम से 55 या 56 रुपीस के बराबर है एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जी। और अगर बैचलर डिग्री करना चाहें तो बैचलर डिग्री तकरीबन यूनिवर्सिटीज की $20,000 साल, $60,000 के करीब पड़ती है 3 साल की, और मास्टर्स डिग्री 50 से लेके 60,000 या 80,000 तक, अच्छी यूनिवर्सिटीज जो और पैसे भी लेती हैं ज्यादा, लेकिन नॉर्मल 60-90 जैसे नर्सिंग है, बैचलर इन नर्सिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, तकरीबन $30,000 साल की फीस है, 3 साल की, तो 4 साल का कोर्स है तो $1,20,000 फीस हो गई साहब उसकी। तो इसमें रहने का भी इंक्लूड है? नहीं जी, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो टोटल कितना खर्चा आ जाता है रहने का? देखिए साहब, मैं आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बता सकता हूँ, इसके बाद हर स्टूडेंट को 48 आवर पर फोर्टनाइट, 24 घंटे, मतलब 48 घंटे फोर्टनाइट में और 24 घंटे या हफ्ते में, मतलब इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं आप, दे आर अलाउड टू वर्क। ओके। और हॉलीडेज के टाइम पे फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद ओवरसीज इंश्योरेंस कवर, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है, तकरीबन $450 या $500 पर ईयर के करीब है, जिसमें आपकी सारी डॉक्टर या आपकी बीमारी कवर होती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है? जी हाँ, बाकायदा इसे इंश्योरेंस एक होता है, जैसे भूपा जितनी बड़ी कंपनी है उसके थ्रू इंश्योरेंस लेना पड़ता है सबको, भूपा, अलायंस, काफी कंपनीज हैं, तो हर एवरी स्टूडेंट इंडिया से आने से पहले, वीजा लेने से पहले उसको ये दिखाना पड़ता है कि मैंने साहब इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया है और ये मेरी इंश्योरेंस की रसीद है। तो देशवाल जी, छोटी सी बात एक और बताइए कि क्या ये जो आपके यहाँ के क्रेडिट्स हैं या कोर्सेज हैं, वो बच्चा एक बीच में छोड़ के, सपोज वो चाहता है भाई मैं तो न्यूजीलैंड जाके अब आगे का कोर्स करना चाहता हूँ, तो आपके क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल हैं दोनों कंट्रीज में या नहीं है ऐसा? The Australian study is very well regarded and there is no reason, अगर बच्चे ने अच्छे मार्क्स से पास किया है तो न्यूजीलैंड उसको दे सकता है क्रेडिट। एवरी यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो लेखा जोखा अलग होता है, लेकिन I think so they can claim credit if they have done the subjects either in New Zealand, either in Australia. अच्छा, ठीक है। ओके सर, ओके। तो और कोई खास जानकारी अगर देशवाल जी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। दूसरा साथ साथ देशवाल जी थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए, कहाँ से हैं आप और कैसे आए और क्या किया यहाँ आके? विजय जी, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूंगा जी कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही पीस लविंग, फ्रेंडली, क्लाइमेट बहुत अच्छा और इकोनॉमिकली मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। ये जो समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आने वाले कुछ साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अभी हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इतना ट्रेड डील साइन हो रही है, यहाँ पे काफी रिश्तों में गर्माहट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया होके आए हैं, मोदी जी अभी यहाँ है, 20,000 लोगों ने उनका स्वागत किया। हमारा लिटिल इंडिया बनना, यहाँ पे काफी अच्छे रिश्ते हैं, काफी अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि कोई शॉर्टकट ना सोचें। जो बच्चा पढ़ना चाहता है आके थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को बने। प्लीज डोंट ट्राई टू बी एन इंडियन वाला काम ना करें। इंडिया में भी ये बात नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन जो इंडिया में अच्छे लोग हैं, अच्छा कानून का पालन करें, वही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में करें तो यू विल बी मोर देन वेलकम और अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। नहीं, इंडियंस को आप गलत कह रहे हो क्या? नहीं साहब, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंडियंस को क्या होता है साहब, इंडिया में जिस तरीके से हम लोग थोड़ा सा कानून को तोड़ने में, अब देखिए दिल्ली में बहुत फर्क आ चुका है। पिछले कुछ महीनों मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पहले हम लोग कितने गलत तरीके से साहब गाड़ी चलाते थे, रेड लाइट से निकल जाते थे। अब क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, हर पुलिस वाले के पास मोबाइल है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आई वॉज वेरी प्लीज टू सी कि अब इंडिया के अंदर ट्रैफिक कितना स्ट्रीमलाइन चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट गलत तरीके से ना ले। मेरा जितने हम इंडियंस मेहनती हैं और जितने हम एम्बिशियस हैं, दैट इज अ क्रेडिट टू ऑल ऑफ अस। लेकिन जिस तरीके से हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं या कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो सब ऑस्ट्रेलिया में ना करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी कामयाब बहुत अच्छी तरह। जी जी जी, चलिए आप अपने बारे में ब्रीफली बता दीजिए। जी जी, मैं यहाँ पे, मैं खुद इंडिया से इंजीनियर हूँ, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और मैं साहब यहाँ इंडिया से, मैं IMT से MBA और इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने गोदरेज और वीडियोकॉन में जॉब करी, दोनों अच्छी कंपनीज में इंडिया में। तो व्हेन आई केम हियर इन 1994, आई केम हियर फॉर MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। वहीं से मुझे माइग्रेशन का, जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने लॉ फर्म में काम किया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी बात, तो आपको वीजा में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, उस टाइम बिल्कुल MBA के लिए, मतलब क्योंकि मेरे पास इंडिया की क्वालिफिकेशन थी और डॉक्यूमेंट सबमिट करे, बड़े आराम से वीजा मिल गया उस टाइम। 94 में साहब बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे।
ये भी मानिए। जी एंड इट वाज एक्सपेंसिव। उस जमाने में 14,000 फीस थी 1 साल की। अच्छा। जी। और चलिए, तो जब मैं पढ़ने आया तो बहुत अच्छी कंट्री लगी। फिर मैंने अप्लाई किया 95 में, मैं फिर यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हुआ। 98 में सिटीजन बन गया। ओके। और बीच में मैंने यहाँ पे रेलवे में जॉब करी, एयरपोर्ट पे कस्टम्स और क्वारंटीन में जॉब करी, और ये साइड में मेरा बिजनेस चलता रहा। 2000 के बाद से मैं फुल टाइम माइग्रेशन कर रहा हूँ, और करीबन 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स या माइग्रेंट्स मैं इस कंट्री में सेटल कर चुका हूँ। एंड सम ऑफ देम आर डूइंग सो वेल, मुझे गर्व होता है उन लोगों को देख के। वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए आपको। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफी जानकारी मिलेगी इस कार्यक्रम से। तो खैर, आज हम यहीं पर विदा लेते हैं आप सबसे। नमस्कार। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।